हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है हमारे सामने और एग्जाम्पल नंबर 7 है मेरे पास। तो आइए समझे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 को। देखो क्या है, टू स्टूडेंट्स अनिल एंड अशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। बच्चों दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक अनिल है और एक आशिमा है। दोनों ने एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, दोनों ने एग्ज़ाम दिए। फिर क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि अनिल जो है वो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब एग्ज़ाम पास कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.05। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एंड दैट आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। और आशिमा जो है वो भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, बच्चों ध्यान दीजिए, बोथ जब भी लिखे वर्ड बोथ कि दोनों के दोनों एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे, मतलब इंटरसेक्शन दी है, बोथ के केस में इंटरसेक्शन गिवन होती है, ठीक है। बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। दोनों के दोनों पास कर जाएंगे, मतलब अनिल भी पास कर जाएगा एग्जामिनेशन को और दूसरा बच्चा जो है एग्जामिनेशन आशिमा वो भी कर जाएगा। तो दोनों की इंटरसेक्शन, बोथ क्वालिफाई करने का मतलब दोनों की इंटरसेक्शन 0.02 दी है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए, किस चीज़ की, फर्स्ट पार्ट, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट, ध्यान दीजिए, विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। फर्स्ट पार्ट में मेरे को क्या निकालना है, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स अनिल और आशिमा दोनों के दोनों ही नहीं पास करेंगे एग्जामिनेशन को, मतलब क्वालिफाई नहीं करेंगे एग्जामिनेशन को, ठीक है। अब देखो इससे पहले मेरे को क्या करना है, पहले गिवन लिख लेना है। देखो मैंने क्या किया, लेट ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स। ई और एफ मैंने दो इवेंट्स मान लिए। ई क्या माना, जब अनिल एग्जामिनेशन में पास होगा, और एफ किसको माना, जब आशिमा एग्जामिनेशन में पास होगी, ठीक है। दैट अनिल एंड आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। ई और एफ मैंने मान लिया दोनों की पास होने की, एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी। अब उसने बोला है कि अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा बच्चों 0.05 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 0.010। क्यों, क्योंकि उसने बोला है आशिमा की प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में पास होने की है 0.010 और दोनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जामिनेशन में। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों, देखो इधर 0.02। तो बोथ के केस में मतलब दोनों की इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है। ई और एफ से बच्चों कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ई मैंने अनिल को मान ली और एफ मैंने आशिमा की क्वालिफाई की प्रोबेबिलिटी मान ली। यहाँ तक मामला समझ में आया, ये हमने सारा गिवन लिख लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना क्या करेंगे, हमें उसने ये बोला है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोनों के दोनों, देखो जब भी बोथ होगा तो मतलब इंटरसेक्शन है और दोनों के दोनों एग्जामिनेशन को पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही पास नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन करना है, नॉट का मतलब ई का भी नॉट और एफ का भी नॉट, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है लेकिन नॉट वाली। ये फर्स्ट पार्ट का मतलब है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, आपने ये सेट्स थ्योरी में पढ़ा ही होगा। अगर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हो तो इसको मैं ए यूनियन बी का होल नॉट लिख सकता हूँ या होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते थे। मतलब अगर उसमें अप्लाई करूँ, अगर मेरे पास है ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो इसी को मैं ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ बच्चों। तो मतलब ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता ई यूनियन एफ का होल नॉट। बोलो बच्चों, ये पता चला, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है और दोनों के ऊपर नॉट है, आप इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगाओ और होल का नॉट लगा दो। समझ में आ रही बात, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और बच्चों ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इधर फार्मूला बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का हमारे पास एक फार्मूला था।
बच्चों इसी फार्मूले को मैं अगर यहाँ पे लगाऊं ई यूनियन एफ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। बच्चों इसी फार्मूले में मैंने ई और एफ में लिख लिया है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई क्या था, जब अनिल ने एग्जामिनेशन को पास किया था वो कितनी वैल्यू थी, 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ कौन थी, किसकी प्रोबेबिलिटी थी, जब आशिमा क्वालिफाई करेगी एग्जामिनेशन को, वो कितनी है बच्चों, 0.10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जब दोनों के दोनों एग्जामिनेशन को पास करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों, 0. बोलो स्टूडेंट्स 0.02। तो इनको कर लो, प्लस 0.10 प्लस 0.05, ये आ जाएगा 0.15 माइनस 0.02। तो बच्चों 0.15 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 0.02 तो 0.13 आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ई यूनियन एफ की। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया हमने, नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ तक नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या था, एक चीज़ और देखिए बच्चों, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की 1 होती है। अब बच्चों जैसे मैं इवेंट यहाँ पे अगर मैं ई यूनियन एफ को एक इवेंट मान लूँ, ठीक है, या ऐसे मान लो अगर मेरे को नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी बच्चों, नॉट इवेंट की, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस का प्रोबेबिलिटी इवेंट की, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर नॉट इवेंट की निकालनी है, इसका फार्मूला क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप नोट कीजिए फिर मैं लिखता हूँ, आगे समझेंगे बच्चों। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का नॉट, मतलब अगर मैं इसको इवेंट मान लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, किसी भी इवेंट नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये इवेंट है, ये इसका नॉट है, तो फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है, ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ की आपने अभी भी प्रोबेबिलिटी निकाली और नोट भी कर ली होगी, वो आई 0.13। तो 1 में से जब माइनस करोगे 0.13 तो 0.87 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आपको ये जो निकालना था कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.87, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। समझ में आ गई होगी बातें, यहाँ से हमने ये किया और यहाँ से ये कर लिया, ठीक है। तो ये इसको नोट कर सकते हो बच्चों, ई नॉट का मतलब होता है कि नहीं क्वालिफाई करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों ही नहीं क्वालिफाई करेंगे। बी पार्ट समझेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट को देखिए क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब सेकंड पार्ट में मेरे को फाइंड करना है एट लीस्ट, मतलब कम से कम क्या होगा, एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा एग्जामिनेशन, मतलब एक, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, या तो अनिल फेल हो जाएगा या आशिमा फेल हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा। बच्चों क्या मैं इसको, इसका यही मतलब नहीं हुआ कि मैं 1 का मतलब होता है बच्चों टोटल, ठीक है। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। 1 मतलब टोटल, टोटल में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, जब टोटल में से आपने ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रही जिसमें दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपके पास कौन से बचे, जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, वही बचे बच्चों, ठीक है। अब देखो बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई का क्या मतलब, दोनों के दोनों क्वालिफाई करने का मतलब, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, और क्वालिफाई को मैंने ई और एफ माना था, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। अब ई इंटरसेक्शन एफ बच्चों आपको कितनी गिवन थी, 0.02, तो 1 माइनस इंटरसेक्शन कितनी है 0.02, 1 में से जब 0.02 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.98 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है बच्चों। सी पार्ट को समझेंगे बच्चों, तो देखिए क्या है सी पार्ट में क्या है, तो देखो क्या करना है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब देखो सी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, दोनों स्टूडेंट
में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्या करेगा, क्वालिफाई। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मतलब हुआ कि दोनों में से एक ही क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो अनिल क्वालिफाई करेगा, अगर अनिल क्वालिफाई करेगा और कौन, अशीमा क्वालिफाई नहीं करेगी, एक तरीका ये है। और दूसरा केस क्या है, अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा एंड आशिमा विल क्वालिफाई, आशिमा क्वालिफाई कर जाएगी। यही केस बन सकता है जब दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करेगा। देखो क्या कैसे लिखेंगे, उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, दोनों में से कोई एक ही क्वालिफाई करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, हमें वो पूछ रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, मान लो अनिल क्वालिफाई कर गया तो फिर आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। ठीक है, अनिल क्वालिफाई कर गया एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में से एक ही तो क्वालिफाई हुआ, अनिल क्वालिफाई हो गया और दूसरा नॉट क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो दोनों में से एक क्वालिफाई। एक केस ये बन सकता है, और या ये भी हो सकता है अनिल विल नॉट क्वालिफाई, अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा एंड आशिमा विल क्वालिफाई। अब भी देखो दोनों बच्चों ने, इनमें से अनिल अब क्वालिफाई नहीं कर रहा और आशिमा क्वालिफाई कर रही है, अब भी तो देखो दोनों में से एक ही क्वालिफाई कर रहा है। तो ये दो ही केस बन सकते हैं, या तो अनिल क्वालिफाई करेगा और आशिमा नहीं करेगी, या आशिमा क्वालिफाई नहीं करेगा और अनिल कर जाएगा। समझ रहे हो, एक करेगा क्वालिफाई दूसरा नहीं करेगा, या पहला नहीं करेगा तो दूसरा कर जाएगा। दोनों में से कोई एक केस होगा तो और लगाएंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है, अब अनिल विल क्वालिफाई का क्या मतलब हुआ कि क्वालिफाई के लिए अनिल के केस में मैंने ई लिखा था, और बच्चों एंड की जगह इंटरसेक्शन लिखना होता है, और अनिल क्वालिफाई कर रहा है इसकी जगह मैंने ई लिखा था। और आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, आशिमा के लिए मैंने एफ लिखा था, कब, जब आशिमा क्वालिफाई करेगी। यहाँ पे आशिमा क्वालिफाई नहीं कर रही है तो एफ के ऊपर नॉट आ जाएगा। अब बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चनों में और आ जाए तो प्लस साइन यूज करना है। ठीक है, कभी भी आपको दो केस, जैसे केस फर्स्ट और केस सेकंड, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी तो और की जगह बच्चों प्लस लगाना है। ठीक है, और एंड की जगह क्या लगाओगे, इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो, और की जगह मैंने लगा दिया प्लस। अब प्रोबेबिलिटी आगे क्या है, आगे है अनिल विल नॉट क्वालिफाई। अब अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा तो ई का नॉट लगा दो, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। और आशिमा विल क्वालिफाई, आशिमा क्वालिफाई करेगी, इसकी जगह एफ लगा दो। अब आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था, अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी हो तो हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देनी होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। समझ रहे हो, जब भी ए इंटरसेक्शन बी का नॉट फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए में से माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को। ये फार्मूला नोट कर लेना, यहाँ पे यही लगेगा। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट का क्या मतलब, देखो ए इंटरसेक्शन बी नॉट ही आ गया, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये फार्मूला लगा दिया मैंने। समझ में आई बात, नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रोबेबिलिटी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट पढ़ लो, सॉरी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ पढ़ लो, या एफ इंटरसेक्शन ई नॉट पढ़ लो। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। बच्चों यही फार्मूला यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो तो क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नॉट नहीं लिखते हैं फार्मूले में। अब क्या करना है, बारी बारी से इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.05, ये देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.02, ये लिख दी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.10, ये लिख दी। माइनस का माइनस, एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, सेम ही बात है। ये है 0.02। अब 0.05 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.03 आएगा, और 0.10 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0.02 तो ये आएगा 0.08। समझ में आ रही है बात। तो उसके बाद 0.08 प्लस 0.03 तो 0.11 आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन है बच्चों, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 को समझेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ी अच्छी है बच्चों, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स, 2 पर्सन्स की कमेटी क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men एंड 2 women। तो बच्चों क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 women है और 2 ही men है। टोटल हमारे पास कितने पर्सन हो गए, 4। तो पहले मैं यही लिख लेता हूँ, हेयर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स
2 मैन थे और 2 वुमेन थी, 2 + 2 कितने 4, तो टोटल पर्सन मेरे पास हो गए 4। बच्चों परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जब आप अरेंजमेंट करते थे, मतलब लोगों को आगे पीछे अरेंज करना हो, ठीक है, या किसी नंबर्स को अरेंज करना हो तो परमुटेशन लगाते थे। जब भी सिलेक्ट करने होते थे नंबर, हमें इतने नंबर लेने हैं एक समय पे, जब सिलेक्शन करनी होती थी तो कॉम्बिनेशन लगाते थे। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी पड़े वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, जो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा तो हम इधर भी समझाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कमेटी जो है सिलेक्ट करने हैं मेंबर, यहाँ से पता चल रहा होगा आपको। आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कमेटी के पास क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नो मैन। आपको एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें कोई भी आदमी नहीं हो, ठीक है, लेकिन 2 आदमियों की कमेटी बनानी, मतलब 2 पर्सन्स की कमेटी बनानी है, समझ रहे हो, ठीक है। एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स, कितने पर्सन्स की कमेटी बनानी है, 2 पर्सन्स की, मतलब जितने भी टोटल पर्सन्स हैं, ठीक है, उसमें से सिलेक्ट 2 ही कर सकते हो। अब उसमें कंडीशन क्या है फर्स्ट पार्ट में, कि आपको पर्सन्स तो 2 लेने हैं 4 में से, लेकिन उसमें से कोई भी आदमी नहीं लेना, नो मैन, ठीक है। अब देखो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए आप। अब देखो आउट ऑफ दीज 4 पर्सन, अब 4 पर्सन्स में से आपको अगर 2 सिलेक्ट करने पड़े, 2 कैन बी सिलेक्टेड इन, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। कॉम्बिनेशन में लिखते हैं सी। अब टोटल पर्सन्स कितने थे, 4, देखो ना टोटल पर्सन्स कितने हैं 4, 2 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, टोटल पर्सन्स हो गए 4। आपको कमेटी कितने आदमियों की बनानी है, आपको 2 आदमियों की कमेटी बनानी। आदमी का मतलब मेरा है पर्सन से, ठीक है, 2 पर्सन्स चाहिए कमेटी में, तो 4C 2 वेज आ जाएगा। ये वेज का मतलब ये तरीके होते थे कॉम्बिनेशन के, ध्यान से सुनिए। टोटल पर्सन्स थे 4, आपको सिलेक्ट 2 ही करने हैं, मतलब कमेटी मेंबर जो रखने हैं वो 2 ही रखने हैं। अब बच्चों ये फार्मूला था एक, NCR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ये फार्मूला था। आई होप आपको आता होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये टोटल तरीके जिससे आप 4 में से 2 पर्सन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब N का मतलब यहाँ पे कितना है 4CR, R का मतलब कितना 2 इक्वल्स टू N फैक्टोरियल, N कितना जो ऊपर होगा, N कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल, R कौन सा होता है ये C के यहाँ पे, तो 2 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल, N कितना है 4 माइनस R कितना बच्चों 2, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या आ जाएगा ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 कितना होता है बच्चों 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है नीचे। ऊपर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे कितना 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही होता है, और 2 2 ज़ा 4, ऊपर बच रहा है 2 इंटू 3 कितना बच्चों 6 अपान 1, तो 6 अपान 1 कितना है 6। मतलब इस चीज़ को सॉल्व करके आपके जो टोटल केस आ रहे हैं, टोटल वेज आ रहे हैं वो 6 है। जिसको ये समझ में नहीं आया कैसे, कॉम्बिनेशन चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से आ जाएगा। सॉल्व ऐसे ही करते हैं, मतलब जो टोटल तरीके हैं ना बच्चों सिलेक्शन के, 2 मेंबर्स जो 4 में से चुनने हैं, तरीके उसके कितने हैं 6 हैं। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी किसकी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर तो लिखते हैं बच्चों फेवरेबल केसेस, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। समझ में आ रही बात। अब फेवरेबल आउटकम्स में क्या है कि आपको कमेटी में वो मेंबर लेने हैं जिसमें कोई भी आदमी नहीं होगा। अब देखो नो मैन का क्या मतलब, अब सिलेक्ट भी 2 करने हैं और आदमी भी एक भी नहीं लेना। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, दोनों की दोनों औरतें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। देखो आपको 2 कोई आदमी नहीं लेना, लेकिन सिलेक्ट भी 2 ही करने हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं इधर लिख देता हूँ मैन 1 मैन 2 वुमेन 1 वुमेन 2। अब कंडीशन ये है आपको आदमी कोई नहीं लेना, और दूसरी कंडीशन है 2 पर्सन भी चाहिए कमेटी में। अब 2 पर्सन चाहिए तो दोनों के दोनों वुमेन्स लेनी पड़ेंगी ना हमें, 2 वुमेन्स टोटल हैं और दोनों में से 2 ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आदमी कोई भी नहीं लेना। आदमी नहीं लेना तो 2 लेने एट टाइम, औरतें हैं 2। तो फेवरेबल केस क्या बन जाएगा, जब आपको कोई भी आदमी नहीं लेना, नो मैन का मतलब 2 वुमेन्स
सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। और दो वुमेन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, टोटल वुमेन कितनी है 2 और सेलेक्ट कितनी करनी है 2, ये होता है टोटल वुमेन्स कितनी थी 2, सी का मतलब कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कितनी करनी है सेलेक्ट, 2 ही करनी है सेलेक्ट एट अ टाइम पे। और टोटल केस क्या था, टोटल केस का क्या मतलब कि टोटल कितने में से सिलेक्ट, ये तो किया कि इसमें कोई भी आदमी नहीं लिया, आपने दोनों की दोनों औरतें सेलेक्ट की, दो की दो वुमेन सेलेक्ट की, 2 टोटल वुमेन थी और उनमें से दोनों सेलेक्ट कर ली। और नीचे लिखना होता है टोटल केसेस। टोटल केसेस का क्या मतलब, टोटल पर्सन्स कितने थे कमेटी में 4 और उनमें से 2 ही लेने हैं एट द टाइम। अब देखो बच्चों एक फार्मूला और था इसमें, ये नोट करते जाओ, NCN इक्वल्स टू 1 होता था। क्या होता था, NCN इक्वल्स टू 1, मतलब जैसे अगर यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है, हाँ अब देखो NCN 1 होता है, N का मतलब जैसे यहाँ पे 2 है C2 तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब जैसे है 10 C10 तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम हो इसको बोलते हैं NCN, आंसर आता है 1। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखो 2C2 तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। NCN इस पूरे को सॉल्व करके भी देख सकते हो तब भी 1 आएगा। और 4C2 अभी आपने सॉल्व किया कितना आया 6, तो 1/6 फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसको नोट कर लो। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में क्या करना है, 1 मैन। अब जो 2 आदमियों की कमेटी, देखो बच्चों पहले ही मैंने बता दिया जो टोटल है ना वो नीचे लिखेंगे, टोटल 6 ही आएगा, ये मैंने बता दिया है क्योंकि 4 टोटल थे और उसमें से 2 पर्सन तो सिलेक्ट करने हैं। ये है टोटल केस। टोटल केस 6 तरीकों से ही बन सकता है। और ऊपर लिखोगे फेवरेबल। अब फेवरेबल में क्या आ रहा है, 1 मैन। अब देखो 2 पर्सन्स की कमेटी चुननी है और एक आदमी आपको रखना ही रखना है। अब देखो मैन कितने थे, ठीक है, मैन कितने थे 2 थे, तो अब 2 आदमियों में से, ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखो 2 आदमियों में से आपको एक तो सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। देखो उसने बोला है कमेटी के अंदर एक आदमी तो चाहिए चाहिए। अब टोटल आदमी थे 2 और ये है जितने सेलेक्ट करने, 2 में से एक लेना पड़ेगा। लेकिन अभी कमेटी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि कमेटी के अंदर कितना चाहिए, हमें टोटल 2 पर्सन चाहिए। कंडीशन ये है कि उसको आदमी एक ही रखना था, मैन एक ही रखना था, मैन एक ही रखना था, वो उसने 2 में से एक ले लिया। जब तक पूरा कंडीशन ख़त्म नहीं हो तो ये उसने एक आदमी रख लिया एंड और क्या करना पड़ेगा, औरतें कितनी हैं बच्चों 2, वुमेन थी 2, उसमें से कितनी सिलेक्ट करनी है, एक क्यों सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी है कि आपको एक मैन सिलेक्ट करना है। 2 में से एक मैन आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन कमेटी पूरी नहीं हुई, अभी एक पर्सन और सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो हमें वुमेन में से एक पर्सन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो एक आदमी तो हो ही गया, तो देखो 2 पर्सन, एक आदमी और एक औरत सेलेक्ट कर ली हमने, एक मैन और एक वुमेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कंडीशन के अनुसार एक आदमी होना चाहिए, तो एक आदमी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये बच्चों NC1 का फार्मूला हो, NC1 की वैल्यू होती है n, जैसे 2C1 होगा तो 2 आंसर आएगा। सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये फार्मूला याद रखना। NC1 कितना होता है n। अब देखो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन, देखो 1 मैन इन द कमेटी मीन्स दैट देयर इज 1 वुमेन। अगर एक आदमी कमेटी में रखना है, टोटल 2 पर्सन्स रखने हैं, एक आदमी कमेटी में रखना है, इसका मतलब 1 वुमेन भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो 1 मैन आउट ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 2C1 वेज। अब एक आदमी को अगर सेलेक्ट करना है कितने, 2 में से, तो 2C1 तरीकों से सिलेक्ट करोगे एंड 1 वुमेन आउट ऑफ 2 में से एक को अगर सिलेक्ट करना है औरतों में से, तो ये भी आएगा 2C1 वेज। चल रहा है पता। तो आपका फेवरेबल केस क्या बना बच्चों, तो 2 आदमियों में से एक सिलेक्ट करो एंड बच्चों जब भी एंड आए तो मल्टीप्लाई लिखोगे, ठीक है। जब तक कंडीशन पूरी फुलफिल ना हो, अभी तक एक आदमी सेलेक्ट किया था, कमेटी के लिए 2 चाहिए, ठीक है पर्सन्स, तो एक औरत सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तो 2 औरतों में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 1, और नीचे लिखना है टोटल केस कितने थे 6 वेज, तो नीचे 6 आ जाएगा। अब NC1 कितना होता है बच्चों, n की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। NC1 कितना होता है n की जगह 2 आ जाएगा, ये n है, और नीचे 6, तो देखो 2 3 जा 6, तो 2/3 आपका आंसर होगा। यहाँ तक नोट कीजिए, नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सी पार्ट को देखते हैं बच्चों। सी में क्या करना है, 2 मैन। अब आपको 2 पर्सन्स की कमेटी इस तरह से बनानी है, दोनों के दोनों मैन सेलेक्ट करने हैं। अब बच्चों
फेवरेबल केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन निकालने में फेवरेबल केस क्या है। फेवरेबल केस लिखते हैं बच्चों, ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। अब देखो टोटल मैन कितने हैं, 2, और दोनों के दोनों मैन ही सिलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। टोटल मैन कितने थे 2, और सिलेक्ट कितने करने हैं 2, तो 2C2 आएगा। समझ में आई बात, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है दोनों ही मैन सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब दोनों ही मैन ही सिलेक्ट कर लोगे तो वुमेन सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, कारण क्योंकि कमेटी के अंदर 2 ही मेंबर को सिलेक्ट करना है। और नीचे क्या लिखोगे, टोटल केस, टोटल क्या था 4C2, मतलब 4 में से 2 चुने थे, जिसका आंसर आया था 6। अब ये भी आपको एक फार्मूला बताया, NCN इक्वल्स टू कितना, NCN कितना बताया था बच्चों, 1, ठीक है। अभी भी फार्मूला बताया, ठीक है। नहीं भी पता चलता देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक फार्मूला ये बताया NCR इक्वल्स टू क्या बताया था, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो यही फार्मूला अगर मैं इधर NCN में अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो NCR वाला फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करूँ, NCN में क्या आएगा, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की जगह कितना है n, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r क्या है इधर n ही, तो n माइनस n फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल अपान कितना n फैक्टोरियल, n माइनस n कितना 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर आएगा 1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन में पढ़ाएंगे आपको। तो 1 अपान 1 कितना 1, तो आपको ये इतना करना नहीं है, आपको याद रखना है NCN कितना होता है 1। ऐसे ही देखो 2C2 मतलब NCN क्या आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे कितना है 6, तो ये इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर C था। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी समझ में आ गई होगी। अब ये इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।